Hello everyone, hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So today we are going to study chapter number 21. बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आप प्लीज़ ये करा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। एंड प्लीज़ ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आई होप दैट यू विल मैनेज विद दैट। सबसे पहले आपको मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि कोरिलेशन होता क्या है। देखिए, कोरिलेशन मतलब होता है किसी दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स में क्या हो सकती हैं, मान लीजिए प्राइस और उसको किसी कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड, है ना। तो कोई भी जो मतलब एक तरह का अब रिलेशंस फाइंड करना है आपको टू वेरिएबल्स में बेसिकली, ठीक है, तब आपको क्या यूज़ करते हो, कोरिलेशन यूज़ करते हो। तो कोरिलेशन आपको एक वैल्यू से बता देगा कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है बेसिकली। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वी में ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द क्वांटिटी परचेज। देखिए, मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो जो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है ना। जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इन दोनों का रिलेशनशिप है, एक तो ये वेरिएबल हो गया यहाँ पे प्राइस, और एक आपका क्वांटिटी डिमांड वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरह का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, है ना। एक तरह का नेगेटिव हो गया, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो जा रही है आपकी, है ना। अब ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाए, कई ऐसे गुड्स भी होते हैं, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा गुड है जिसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, तो तब क्या बोलेंगे, देखिए ये दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में, तो एक देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना। तो एक तरह की क्या करता है जो कोरिलेशन क्या होता है, इन दोनों की दो वेरिएबल्स की क्या करता है, एक रिलेशनशिप फाइंड करता है, एक तरह का डायरेक्शन बताता है, एक तरह का हमें एक ट्रेंड बताता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज़ चेंज होने से दूसरे पे बेसिकली क्या फ़र्क पड़ सकता है या पड़ेगा। फाइन, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। इसमें दे रखा है जैसे हाइट एंड वेट। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, मान लीजिए एक डाटा है, आपकी हाइट है, ठीक है, और ये वेट है। ओके, तो जिसकी ज़्यादा हाइट होगी, मान लीजिए 4 5 6, ओके 7, ओके फिट, 4 फीट 6 फीट 7 फीट, तो उसका उतना ही उस प्रोपोर्शन में ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, मान लीजिए 40 50 60। तो एक तरह का क्या ट्रेंड शो कर रहा है आपका, एक तरह का एक जो कोरिलेशन है, एक तरह की जो स्टडी है इन दोनों वेरिएबल्स की, उसमें कुछ बेसिकली हम फॉर्मूलेस भी पढ़ेंगे, कुछ मैथमेटिकली मेथड्स भी पढ़ेंगे, ये जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स in the series so that changes in the values of one variable are associated with the changes in the values of the other variable। तो ये चीज़ हमें देखो डेफिनेशन से भी वही चीज़ पता लगी है कि मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, हम दो ही मान के चलते हैं कि एक वेरिएबल ये है कि ये वेरिएबल है, तो अगर इसमें चेंज आता है तो इसमें क्या चेंज आएगा, है ना। वो चेंज की डिग्री क्या होगी, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो नेगेटिव होगा, क्या वो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सारी स्टडी हमारी क्या है, कोरिलेशन है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो 2 मार्क्स की यहाँ पे डेफिनेशन आपकी थ्योरी में आ सकती है, व्हाट इज कोरिलेशन। वैसे इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी भी आप कर लीजिए। अब देख लीजिए सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है हमें ये पता लगता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमें नेचर बता देता है, हमें डायरेक्शन बता देता है, हमें डिग्री बता देता है ना। जब आपको पता लग जाएगा कि भैया किसी के प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है और किस लेवल पे कम हो रही है, तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं, बहुत सारे जो पॉलिसीज़ है, डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज उसके अकॉर्डिंग बनाए बनाए जा सकते हैं ताकि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइन, ठीक है, और ये दूसरी बात है, और दूसरी बात है हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मतलब कितना ज़्यादा जो प्राइस का चेंज है उस कॉमोडिटी की डिमांड पे ला रहा है। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ध्यान रखेगी प्राइस सेट करने में। मान लीजिए किसी कॉमोडिटी का जो बहुत नेसेसिटी है, ठीक है, और उसका जो प्राइस बढ़ने से उसकी जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है, और वो चीज़ लोगों को बहुत ज़रूरत है ना। तो मतलब डिमांड तो रहेगी रहेगी मार्केट में, तो उससे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी लोगों को, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और लोगों को वो चाहिए। फाइन, तो वो नहीं खरीद सकते। तो ऐसी चीज़ों को वो क्या करेंगे, जब उनको सरकार जब ऐसी चीज़ों, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे कमोडिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट इजी पॉलिसीज़ बना पाएगी कि ताकि इसका जो प्राइस है ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। तो वो कैसे पता लगेगा आपको, वो आपको पता लगेगा कोरिलेशन की स्टडी से। ठीक है,
और कोरिलेशन दूसरा हेल्प क्या करता है आपको, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स, है ना। आपको एक बिहेवियर पता लग जाएगा कि किसी के प्राइस और डिमांड में क्या फ़र्क है, किसी के प्राइस और उसकी जो सप्लाई है क्या फ़र्क है, उसका जो बेसिकली कैसे रिएक्ट करता है, मतलब एक एक फैक्टर इकोनॉमी में अगर वो चेंज होता है तो दूसरे फैक्टर में कितना चेंज वो लाता है। तीसरा है हमारा, इट स्टडी ऑफ कोरिलेशन हेल्प अस टू एस्टिमेट द लाइकली चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जो इट एक क्या करता है, अब एक तरह की स्टडी है जो ये बता देगा कि आपके एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है और वो कितना रिलेटेड है आपस में। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए प्राइस की बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट आ रही है तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना। तो ये ऐसे हमें जो है रिलेशन पता लग सकता है, ठीक है। और हमारे मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अनसर्टेनिटी हमारी जो रिड्यूस कर सकता है, इजी प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्शन इजीली बना सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड्स में, ठीक है। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ये सब यूज़ करते हैं, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है ना। इसका कोई रेलिवेंस है बहुत बड़ा। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले जो कोरिलेशन है इसे 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, जो कि फर्स्ट है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएशंस इन द वेरिएबल, एंड तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फाइन। तो 3 तरह के बेसिस से इसे बेसिकली डिवाइड किया जाता है, ओके। 3 उसे जो बेसिकली जो मेन हेडिंग्स है उसमें डिवाइड किया जाता है, उसके जो उसके अंडर और भी जो डिविजन्स है वो हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखिए डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होता है कि सबसे पहला है इसको 2 में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पॉजिटिव क्या होगा, मान लीजिए आपके 2 फैक्टर्स हैं, मान लीजिए प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है आपका तो अगर उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है तो देखिए आपके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में एरो, मतलब इसमें अगर कोई चेंज आ रहा है पॉजिटिव चेंज तो उसमें भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपका, है ना। प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जा रही है, तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक और एग्जांपल मान लीजिए हाइट और वेट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हाइट, यूजुअली क्या होता है कि मान लेते हैं अगर हाइट जिसकी ज़्यादा होती है उसका वेट भी ज़्यादा होता है, तो अगर इस प्रपोर्शन में अगर वो बढ़ते हैं तो वो क्या है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कोई भी 2 वेरिएबल में जब सेम डिग्री ऑफ आपको चेंज दिखेगा या इक्वल या नॉट इक्वल बेसिकली, कि मतलब आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने का सेम मिलेगा, तो वो है आपका पॉजिटिव। अच्छा दूसरा क्या है हमारा नेगेटिव बिल्कुल उसका उल्टा होगा। मान लीजिए प्राइस है, ये उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। प्राइस बढ़ने से जब क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगी, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ में तो पॉजिटिव चेंज है, मतलब इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ही उल्टा आपको बदलाव दिख रहा है, तो वो हमारा क्या है नेगेटिव कोरिलेशन है। कि मतलब एक वन साइड में जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है वेरिएबल की और दूसरे साइड में एट द सेम टाइम दूसरे वेरिएबल की डिक्रीज करती है ना। तो ये है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएशंस इन द वेरिएबल्स। तो इसके अंडर आपके 2 आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन द रेशियो ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स इज कांस्टेंट। मान लीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए आपने 2 बार आपने कोई चीज़ खरीदी, 2 इवेंट मान लेते हैं हम, ठीक है। पहले में क्या हुआ कि आपकी जब आपकी इंक्रीज़ हुई, पहले केस में आपकी 10% इंक्रीज़ हुई, तो आपने कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, देखिए 8%। आपने कोई कॉमोडिटी का 8% जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, या उसे और मतलब आपकी 10% आपकी जो इनकम है इंक्रीज़ हो रही है और आपने 8% जो है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। मतलब आप क्या करते हो, आप जो कॉमोडिटी जो खरीद रहे थे आप 8% आपने बढ़ा दिया। अच्छा फिर से आपकी मान लीजिए 10% इंक्रीज़ होती है, तो फिर से आप 8% ही क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे इसका सेम जो कॉमोडिटी का उतने रेशियो में ही चेंज करेंगे। या आप ऐसे मान लीजिए कि जो एक कंज्यूमर है अगर उसकी 10% इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो 8% इंक्रीज़ करता है, तो दूसरा कंज्यूमर भी अगर उसकी 10% इंक्रीज़ होती है तो वो भी 8% करता है। तो ये क्या चीज़ करता है, हमारी जो लीनियर कोरिलेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इफ़ विद अ 10% इंक्रीज इन द इनकम द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 8% एवरी टाइम, है ना। मतलब एवरी टाइम, मतलब 2, 3, 4 जितनी बार भी इवेंट्स हो रही हैं, मतलब 10% इंक्रीज़ हो रहा है, आप 8% इंक्रीज़ कर रहे हो, 10% बढ़ जा रहा है आपकी इनकम, आपने 8% अपने जो खर्चा बढ़ा दे रहे हो, फिर आपकी 10% इंक्रीज़ बड़ी इनकम इंक्रीज़ हुई, आपने फिर 8% जो है इंक्रीज़ कर दिया, है ना। तो ये हमारा क्या है, लीनियर कोरिलेशन। अच्छा अगला क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है कि मान लीजिए आपका जो पहले 10% आपने बढ़ा,
आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने 8% खर्चा बढ़ा दिया, फिर लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, आपकी 10% बढ़ी, सिर्फ आपने 7% ही बढ़ाया, है ना, आपने सेविंग ज़्यादा कर ली, ठीक है। तो ये हमारा होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे आप लिखा है, देखो, व्हेन द रेशियो ऑफ द वेरिएशंस इन टू ऑफ द वेरिएबल्स चेंजेस द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, कि दोनों का रेशियो है चेंज होने का अलग अलग होता है ना। एक में तो आप 10% से मतलब सेम 10% से बढ़ा, लेकिन दूसरा रेशियो आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बेसिकली उसके सेम चीज़ रिपीट नहीं करेगा, व्हाट आई वांट टू टेल, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज कर्विलिनियर, ओके, कर्विलिनियर भी बोला जाता है इसे, सो आई इन सम बुक्स इट मे बी दैट ऑल्सो। और चलिए अब थर्ड है, लास्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो इट इज़ डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। सिंपल वेरिएबल होता है जब आपके रिलेशनशिप पढ़ते हो सिर्फ टू वेरिएबल्स के, है ना, कोई भी टू वेरिएबल, मान लो प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, हाइट एंड वेट। तो सिर्फ जब दो वेरिएबल्स का आप रिलेशनशिप पढ़ते हो तो वो क्या है, हमारा सिंपल कोरिलेशन होता है, ठीक है। अब मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, मान लीजिए जब आप एक से ज़्यादा फैक्टर्स पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका जो प्रोडक्शन है उसका जो आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट, वो डिपेंड करता है आपके, है ना, मान लीजिए कि आपका रेनफॉल कैसा है, आपका फर्टिलाइज़र कैसा है ना। तो जो एक चीज़ है, आपका जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो रेनफॉल पे भी हो सकता है, लेबर पे भी हो सकता है। तो मेन बात वो कहने का मतलब है कि जब आपके जो फैक्टर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, ओके, 3 और मोर होते हैं, मोर देन 2, बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल, ठीक है, मोर देन 2 वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल। अच्छा, पार्शियल क्या होता है फिर, पार्शियल कोरिलेशन होता है कि देखो यहाँ पर लिखा है, इन द पार्शियल कोरिलेशन वी रिकॉग्नाइज दैट मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व बट कोरिलेशन इज स्टडीड ओनली ऑफ द 2 वेरिएबल। मेरे कहने का, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे हमने प्रोडक्शन देखा, है ना, हमने क्रॉप का प्रोडक्शन देखा कि वो किस पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और आपका मान लीजिए लेबर पे डिपेंड करता है कि लेबर कैसा है आपका, 3 फैक्टर हम मान लेते हैं, ठीक है, किसी का भी प्रोडक्शन। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पार्शियल कोरिलेशन में हम सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे, हम सिर्फ किसी 2 को, मान लीजिए इन दोनों को स्टडी कर लिया आपने, किसी मतलब एक को आप कांस्टेंट ले लेंगे, एक को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, किसी 2 को ही आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डाटा आपके पास मोर देन 2 का होगा, लेकिन आप कंसीडर सिर्फ 2 को ही करेंगे, एनी 2 वेरिएबल्स। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक है, देखिए क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी के, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि भैया आप इसके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो आप सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन एक मैथमेटिकल टूल होता है सबसे पहले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप ये तो पढ़ रहे हैं कि भैया 2 रिलेशनशिप आप निकालेंगे 2 वेरिएबल्स की, है ना, लेकिन निकालेंगे कैसे, वो उसके लिए हम एक मैथमेटिकल टूल यूज़ करेंगे, और जो कोरिलेशन की डिग्री है ना, कि कितना ज़्यादा वो चेंज होता है, उसे हम आर से शो करते हैं। इसे मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या आप इतना ध्यान रखिए कि मान लो जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो एक मैथमेटिकल एक तरह का एक प्रोसीजर है जिसे हम आर से शो करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं, जो आर होता है ना उसे कोरिलेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। देखो, कोरिलेशन कॉफिशिएंट शोज द डिग्री और द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि प्राइस और डिमांड है ना, या क्वांटिटी डिमांड है, कि दोनों में इसमें चेंज आ रहा है तो इसमें भी चेंज आ रहा है। अगर जब इसका चेंज जो है आप मैथमेटिकली निकालते हैं या उसे नंबर फॉर्म में शो करते हैं, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द कोरिलेशन। आई एम वेरी वेरी क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए आप कोई भी 2 फैक्टर जब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट, देखो कोरिलेशन जो डिग्री होता है ना आपका, जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो किससे डिनोट होता है, आपका आर से। आर को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, या कोरिलेशन कॉफिशिएंट। कोरिलेशन कॉफिशिएंट शोज द डिग्री और क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब नंबर की फॉर्म में। जब आप जो दो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं, अगर इनको आप मैथमेटिकली शो कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, कोरिलेशन कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, ठीक है।
तो जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो डिग्री बताता है आपकी दो वेरिएबल्स की, किसमें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। चलिए, तो उसका क्या है, देखिए अब जो डिग्री है आपको उसको फर्दर डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन सच अ वे दैट वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका जो प्राइस है और आपका जो एक क्वांटिटी डिमांड है, आपका मान लीजिए प्राइस आपका 10% से बढ़ता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया भैया, 10% से ही आपने क्या किया, आप यहाँ या तो उसे डिक्रीज कर देंगे 10% से, या फिर 10% से इंक्रीज कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन वो होता है जब आपके टू वेरिएबल्स होते हैं, कि जब किसी में एक जिस रेशियो में एक वेरिएबल, जिस रेशियो से एक वेरिएबल में चेंज आता है, उसी रेशियो में अगला वेरिएबल या तो इंक्रीज करेगा या तो आपका डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर इंक्रीज करेगा तो उसे बोलेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब ये मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है ना, 10% से आपका जो है प्राइस बढ़ गया और आपने 10% से उसकी डिमांड बढ़ा दी, 10% से डिमांड बढ़ा दी, तो ये आपका देखिए पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एक और टाइप होती है जो है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। वो क्या होता है, वेरी सिंपल, मान लीजिए प्राइस 10% से बढ़ा, है ना, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10% से फॉल हो गई, है ना, तो जो पॉजिटिव में वो दोनों इंक्रीज होंगी और नेगेटिव में आपकी एक इंक्रीज होगी, दूसरी क्या होगी, आपकी नीचे गिरेगी, लेकिन वो है दोनों इसी के टाइप। मतलब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन और एक परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि जब अगर जिस रेशियो से एक वेरिएबल या एक फैक्टर में चेंज आता है, उसी रेशियो में दूसरा फैक्टर भी आपका बढ़ेगा। और जो नेगेटिव में होता है कि अगर एक रेशियो से एक में इंक्रीज आता है, मान लीजिए प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो 10% से दूसरा फॉल करेगा उसी रेशियो में। समझ में आई मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ये भी हो सकता है कि उसमें कोरिलेशन ही ना हो, मतलब कोई भी दो फैक्टर आपस में डिपेंड ही नहीं करते। जैसे मान लीजिए हाइट और इनकम, तो ये आपको ये इससे कोई मतलब मैटर नहीं करता, आपकी हाइट लंबे हो या आप बहुत छोटे हो, ठीक है, आपकी इनकम ज़्यादा या कम हो सकती है उससे कोई, तो ये दोनों बिल्कुल वेरिएबल आपस में मैच नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी जो डिग्री है वो कम हो, मतलब दो फैक्टर्स हैं वो बहुत कम रिलेटेड हो, है ना, ऐसे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लीजिए कि वो बहुत कम रिलेटेड हो आपस में, या बहुत कम आपस में क्या करते हो, उनकी जो रिलेशनशिप है बहुत कम है आपस में, तो उसे बोलते हैं हम लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो, इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा एक नंबर से, इसे कैसे शो करते हैं। मान लीजिए कोरिलेशन की वैल्यू जो है ना, आपकी कोरिलेशन की वैल्यू है, ठीक है, हम ये मान लीजिए जीरो, ये जीरो होता है आपका। देखिए मैंने क्या बोला था, ये मैथमेटिकल है और इसका आपको नंबर फॉर्म में शो करना है, तो जीरो क्या होगा आपका, दैट इज अ जीरो कोरिलेशन। मतलब अगर आर की वैल्यू जीरो है आपकी, मतलब वहाँ उसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अच्छा, अगर +1 होगा, ठीक है, तो +1 के केस में मैंने बताया था इसे बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है, और -1 के केस बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए, और अगर जो इसके बीच में लाई करेगी वैल्यू, मान लीजिए आपकी क्या है 0.5 है या 0.775 है, ठीक है, और ऐसे ही आपकी माइनस मान लीजिए 0.75 है, ठीक है, तो ये है आपकी, ये जो बीच की वैल्यू है ना, इसे बोलेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मतलब रिलेशनशिप तो है लेकिन उतना नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो आपको आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर देखिए, अगर आप +1 की तरफ जा रहे हैं तो ये आपकी पॉजिटिव है, और अगर ये -1 की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है। ठीक है, ओके, इसका कहने का मतलब है जितना आप +1 की तरफ जाएंगे, मतलब एक दो, मान लीजिए कि दो फैक्टर हैं आपके, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो फैक्टर हैं, तो मान लीजिए एक फैक्टर आपका बढ़ रहा है, तो अगर आप इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस, उस मतलब ये बढ़ रहा है तो और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस साइड जाएंगे तो इसका मतलब है आपका प्राइस बढ़ रहा है और ये चीज़ आपकी फॉल हो रही है, मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं ये फॉल होती जा रही है, ठीक है। तो जितना आप 1 के क्लोज आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है। हाई कोरिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक फैक्टर जब चेंज होता है तो दूसरे में बहुत चेंज आ रहा है, तभी तो 1 के क्लोज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। और अगर वो 0 के पास में है तो मतलब उनका वो क्या शो करेगा, दैट विल शो द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ,
लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, देखिए ये मान लीजिए 0 है, +1 पे क्या करेगा, पॉजिटिव आपकी शो करेगा और बहुत हाई कोरिलेशन है। देखो +1 पे भी हाई कोरिलेशन है, -1 पे भी हाई कोरिलेशन है। तो आर की वैल्यू अगर आपकी देखो चेंज हो सकती है, आर की वैल्यू आपकी -1 और +1 के बीच में रहेगी। अगर आर की वैल्यू आपकी 0 है ना, आर की वैल्यू 0 है तो मतलब कोई वहाँ पे रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब जीरो कोरिलेशन है। अच्छा अगर 1 के पास में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना। और जितना आप 1 के पास बढ़ते जाएंगे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है उन दो फैक्टर्स में, और जितना आप -1 के क्लोज जाते रहेंगे उतना है आपका क्या है, माइनस की जो वैल्यू अगर आपकी आएगी आर की और 1 के क्लोज होगी, मतलब उन दोनों फैक्टर, उन दोनों वेरिएबल्स में क्या है आपका है एक तरह का नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और जितना -1 के पास जाएंगे मतलब ज़्यादा रेट से कम हो रहा है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जैसे देख सकते हैं वी नॉर्मली गेट द वैल्यू ऑफ आर लाई बिटवीन द +1 एंड -1, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सच एज 0.8 एंड -0.3। अकॉर्डिंगली 1 में भी हाई मॉडरेट एंड लो डिग्री, तो ऑब्वियसली बता दिया कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये हाई भी हो सकता है मॉडरेट भी हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो 0 के पास होंगी वो मॉडरेट होंगी। अच्छा ये जो आपकी हाई है -1 और जो +1 है ये दोनों हाई वैल्यू शो करते हैं आपकी। ठीक है, और 0 बिल्कुल 0 के पास है वो तो बिल्कुल 0 के पास देखिए लो वैल्यू शो करेंगे, सॉरी 0 के पास बिल्कुल लो वैल्यू, और अगर बीच में आएंगे तो वो मॉडरेट है। ठीक है, और अगर बिल्कुल ये 1 पे आ गई, बिल्कुल 1 के क्लोज है तो वो हाई है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है आपका। फाइन, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत ईजी समझ में आएगी, परफेक्ट मतलब पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1, हाई मतलब क्लोज टू -1, जिसे हम 0.75 से 1 की रेंज में मान लेते हैं। अगर किसी की आर की वैल्यू, आर क्या आपको पता है ना, कॉफिशेंट और कोरिलेशन कॉफिशेंट या कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, जो डिग्री बताता है हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो अगर उसकी वैल्यू आर की वैल्यू 0.75 से आर के बीच में है तो वो क्या है, हमारा हाई है। ऐसे ही अगर माइनस है, माइनस में नेगेटिव में हाई कब होगा, जब -0.75 से -1 की रेंज में होगा। मॉडरेट क्या होगा, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा मतलब ठीक हल्का फुल्का ही चेंज आ रहा है आपकी डिमांड में, तो वो किस में शो होगा आपके पास 0.25 से लेके 0.75। ठीक है, ये इसकी रेंज है और ये चीज़ आपकी माइनस में हो जाएगी। अच्छा लो में क्या होगा 0.25, अगर आर की वैल्यू जो आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन है इसके बीच में आती है तो आप क्या कहेंगे कि भैया दोनों का जो फैक्टर्स हैं वो बहुत कम रिलेटेड है। अगर पॉजिटिव साइड है तो मतलब एक फैक्टर बढ़ने से हल्का चेंज आ रहा है, दूसरे में हल्का बढ़ रहा है, मतलब दूसरा बढ़ रहा है लेकिन बहुत हल्के रेट से बढ़ रहा है। अच्छा नेगेटिव में क्या होगा कि मान लो आपका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रही है लेकिन हल्की फॉल हो रही है। देखिए इसमें फॉल होगी डेफिनेटली, और इसमें ये दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी, और इसमें एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ कम होगी। ठीक है, चलिए एब्सेंस में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 0 होगा दोनों केसेस में। अब आपको इसे मेजर कैसे करना है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रीढ़ की हड्डी इस चैप्टर की, जो है आपके मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटर, ये थ्योरेटिकल है और ये दोनों हमारे न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए हम फटाफट हम स्कैटर डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है कि हम जब कोरिलेशन होता है हम क्या करते हैं उसे एक ग्राफ में शो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, देखिए है ना, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं जब आपको स्कैटर डायग्राम के अंडर जब हम दो वेरिएबल्स क्या करते हैं ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं और उसके ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए इसमें इसके भी अलग अलग, अब ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, सॉरी, इट कैन आस्क फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसका क्या टाइप है आपका, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन आपका मैं बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि आपके कोई दो वेरिएबल है, मान लीजिए ये प्राइस है, मान लीजिए क्वांटिटी डिमांड है और ये आपका प्राइस है। पहले देखिए प्राइस इतना था, तो हर एक डॉट, देखिए हर एक डॉट आपका कॉम्बिनेशन दिखा रहा है प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का। मतलब इस डॉट पे इतना प्राइस है, इतनी क्वांटिटी डिमांड है। अच्छा इस डॉट पे इतनी क्वांटिटी डिमांड है, इतना प्राइस है, और इस डॉट पे इतनी क्वांटिटी डिमांड है, इतना प्राइस है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या आपका देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैंने क्या बोला था कि आपका देखिए प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है ना, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तभी आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग है ना। इकोनॉमिक्स में अपवर्ड स्लोपिंग है, मैथमेटिक्स में अपवर्ड स्लोपिंग में जो उसका स्लोप है पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। इसका कहने का मतलब है आपके जब एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो और प्लस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, देखो
स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल बढ़ रहा है। मान लो ये 10% से है तो ये भी 10% से इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे मान लो। फिर यहाँ पे मान लो 20% से इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ भी 20% से इंक्रीज़ हो गया। मान लो ये 30% से इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ भी 30% पे इंक्रीज़ हो गया। मतलब सेम लेवल पे जब इंक्रीज़ होता है ना और ऊपर जाता है, मतलब दोनों बढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, R इक्वल टू +1, ये ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा परफेक्टली, हमारा क्या था, ये था परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बिल्कुल ये इसका उल्टा है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन जिसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, वो इस बिल्कुल नीचे आता है आपका। ठीक है, मान लीजिए प्राइस है और ये क्या है आपका, रुक जाइए, अब देखिए ये प्राइस है, मान लीजिए क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए ये प्राइस है, देखिए यहाँ पे फॉल हो रहा है, मतलब प्राइस नीचे जाने से आपकी क्या है, डिमांड बढ़ रही है। मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। मैंने यहाँ प्राइस ले लिया कि जनरली देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब प्राइस आपका फॉल होता है तो आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ ले लिया, देखो अगर इस पॉइंट पे देखो आप 0, तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, डिमांड कितनी कम थी, डिमांड सिर्फ इतनी थी, प्राइस देखो इतना था। अब इस पॉइंट पे देखो, है ना, तो जैसे जैसे मतलब प्राइस कम हो रहा है, देखो डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा क्या होता है, और अगर सेम लेवल पे बढ़ती है ना, मान लो कि सेम रेशियो पे, मान लो 50% अगर प्राइस कम हो गया तो 50% से डिमांड बढ़ गई आपकी, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर आपका कोई भी कम होता है और दूसरा फैक्टर आपका इंक्रीज करता है, तो उसकी लाइन हर समय आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो इसकी वैल्यू क्या है, R इक्वल टू -1। चलिए, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब आया आपका पॉजिटिव कॉर्लेशन। पॉजिटिव कॉर्लेशन देखिए बेटा क्या होता है, ऐसा होता है, डायग्राम आपका ये है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। इसका बढ़ता तो है, मतलब पॉजिटिव मतलब बढ़, लेकिन ऐसे कभी ऊपर नीचे का ट्रेंड दिखाता है ये, समटाइम्स इट इंक्रीजेज समटाइम्स इट फॉल, लेकिन ओवरऑल जो है अपवर्ड ट्रेंड ही इसका। देखो बढ़ तो ऊपर ही रहा है, मतलब कम होते होते, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो आपका आएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन वही बात करें, अगर इसका आगे परफेक्ट लग गया, परफेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन से शो होगा। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव अगर सिर्फ पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर तो जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड होगा, बट क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, जैसे शेयर मार्केट करता है। लेकिन शेयर मार्केट नीचे भी आ जाता है, खैर वो शेयर मार्केट एक बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अब है आपका दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, आपका नीचे तो आएगा, लेकिन वही है, हल्का हल्का वेरिएशन जरूर होगी उसमें। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। तो अगर अगर इनके आगे परफेक्ट लग जाता है, अगर इनके आगे परफेक्ट लग जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है, अगर पॉजिटिव है तो, और अगर परफेक्ट इसके आगे परफेक्ट लग गया, अगर नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन में नीचे फॉल होता है। चलिए, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, और फिफ्थ है आपका नो कोरिलेशन। जब नो कोरिलेशन, देखिए इसमें अगर इसमें आपको कोई कोरिलेशन बता ही नहीं सकते, जब आपके ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि किसके चेंज होने से कितना फर्क पड़ रहा है ना, तो ये पूरा डायग्राम आपका ऐसे शो होगा, मतलब इसमें एब्सेंस है, कोई ट्रेंड शो ही नहीं हो रहा आपको। चलिए, तो अब इसके देखिए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए आप, कई बार 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि सिंपल मेथड है, बहुत इजी है, आपको पता है, डायग्राम में शो कर दो बस, है ना। एक एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, प्राइस दिखाओ, क्वांटिटी डिमांड दिखाओ, और देख लो भैया क्या है, क्या ऊपर नीचे की जैसा भी हो रहा है ना, जैसा भी डायग्राम बन रहा है आपको समझ में आ जाएगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी समझ सकता है ना। फिर क्या है, और इसके फिर डीमेरिट्स देख लिए क्या है, एक तो रफ मेजर है, दूसरा बात है नॉट अ प्रिसाइज मेजर। आप एक प्रिसाइज मेजर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, आप इसको देख के बता नहीं सकते कि क्या ट्रेंड आ रहा है, प्रॉपर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता लग पा रही है ना। प्रिसाइज मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू से ये शो नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसके मेरिट और डीमेरिट यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। चलो आ जाइए अब नेक्स्ट पे, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक देखिए एग्जाम्पल दे रखा है स्कैटर डायग्राम का, तो एग्जाम्पल आप आ सकता है कि ये इसको आपको किससे शो करना है, तो किसी एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए, किसी दूसरे को वाई एक्सिस में मान लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ फादर्स को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, और इसे हाइट ऑफ सन्स को क्या मान लिया, वाई एक्सिस में मान लिया। तो अगर आप इसे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देना, देखो तो ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, आपका पॉजिटिव कोरिलेशन ही शो कर रहा है, बढ़ तो ऊपर ही बढ़ रहा है। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, देखो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर फादर की हाइट ऊंची है तो बेटा भी लगभग क्या है, उसकी हाइट भी ज़्यादा है। देखो कई केसेस में वो नीचे भी है, तो ऐसा ज़रूरी होता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर फादर हाइट ही ज़्यादा है तो बेटे की भी हाइट ज़्यादा है, अगर फादर की 71 है तो बेटे की 70 है ना। तो ये है, इसका ये मतलब है कि मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। यहाँ हाइट ऑफ द फादर्स इंक्रीज हो रही थी तो हाइट ऑफ द सन्स भी बढ़ रही है ना। तो एक तरह का क्या हमें शो कर रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है ना। ऐसे कोई हो सकता है कि ऐसे कोई दूसरी चीज़ हो, कोई वो नेगेटिव शो करे, है ना। जैसे हाइट और इनकम है, मान लीजिए हाइट ऑफ इनकम है, तो ये हमारा हो सकता है ये नो कोरिलेशन, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता,
है ना, आप बता ही नहीं सकते भैया। हो सकता है कि जिसकी हाइट बहुत कम हो, उसका जो इनकम है वो बहुत हाई हो, इनकम यहाँ पे हो, उसकी हाइट ये हो, है ना। तो दिस पॉइंट इट्स दैट इन दैट केस देयर विल बी द एब्सेंस, बट इन पर्टिकुलर केस इसमें आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव कॉरलेशन शो कर रहा है। चलिए, अब है हमारा कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है। इसके दो फॉर्मूले हैं, लेकिन आप इसको याद नहीं रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे। ये आपका सिंपल है, दैट इज़ अ आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू वाई स्क्वायर। देखिए ये जो स्मॉल एक्स है ना, ये आपका है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और y इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। तो y बार क्या होता है, देखो मीन है, मतलब आपको इसमें दो नंबर, देखो सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स हम डील करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल्स आपके होंगे। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, दोनों का x का मीन निकालना पड़ेगा, y का मीन निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा स्मॉल x है, देखिए स्मॉल x, ये जो मेथड है ना, ये सिंपल किया गया है। ऊपर वाला मेथड आपका बड़ा टफ है, तो आप इसी मेथड से आपको सिखाया गया क्योंकि ये सिंपल है। ये स्मॉल x, देखिए यहाँ पे जो स्मॉल x है, क्योंकि देखो x स्मॉल x वो क्या है हमारा, स्मॉल x आपका है दैट इज x माइनस एक्स बार, ठीक है। मतलब आपको पहले मीन निकालना है, फिर उसे x में से माइनस करते हुए जाना है। अगर किसी को बहुत अभी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। और y माइनस आपका y बार, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या है, जब इसका आप स्क्वायर कर देंगे बेसिकली, और उसको स्क्वायर करके उसको जब फाइनली ऐड कर देंगे, आपको एग्जांपल से भी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा आपको मैं एक ओवरव्यू आइडिया बता रहा था। चलिए, जैसे कि मैंने बोला था इट इज़ ईजियर, ओके, ये मेथड ईजियर है, इसीलिए हम इससे कर देंगे। अब आ जाइए सीधा हम एक क्वेश्चन पे देखते हैं, कार्ल पियर्सन ऑफ द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन जो है आपका मेथड निकालने का। ये देखिए, अब निकाल क्या रहे हैं, कोरिलेशन कॉफिशिएंट, ये मत भूल जाइएगा, हम कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं। हमने स्कैटर डायग्राम में तो ऐसे ही पढ़ लिया था, है ना, डायग्राम बना बना के, लेकिन इसमें हम आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हम किससे शो कर रहे हैं, मैथमेटिकली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम आर निकालेंगे। तो आपके देखिए ये इसके दो वेरिएबल्स हैं, देखो एक एक्स है, मान लीजिए वाई है। अब ये x है, ये y है। तो सबसे मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप x का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और y का मीन निकालेंगे। तो जो कि आपका शो होता है x बार और y बार से। देखो सबसे पहले इन्होंने वही किया, x बार निकाला और यहाँ पे y बार निकाला, ठीक है। इस पे x बार में क्या आया आपका 10 आया, और y बार क्या आपका 9 आया। तो उसको क्या करना है, एक एक करके x से माइनस करना है। देखो 12 माइनस आपका जो y बार है, मतलब मीन आपका क्या है 10 आया है। तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 10 2, sorry 12 minus 10 that is 2, then 9 minus 10 that is minus 1, that is 8 minus 10 that is minus 2, then 10 minus 10 that is 0। मतलब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं आपको x बार से ये x बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, और उसके बाद इसको टोटल कर देना, और इसका टोटल कर देना है, ठीक है। समेशन x का, इसका और इसका। सेम चीज़ आपको y के साथ करनी है। सबसे पहले आपको y का क्या निकालना है, मीन निकालना है, और एक एक करके इसमें से मीन को माइनस करना है। देखिए 14 माइनस, देखिए 9 आया था, यहाँ पे 9 आया था इसका, तो 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 9 प्लस 2, 12 माइनस 9 प्लस 3, 3 माइनस 9 तो माइनस 6 आ गया। फिर इसका वाई स्क्वायर सेम मतलब सेम प्रोसीजर है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चाहिए। देखिए आप क्या करिए, फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए। देखिए फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला ये था आपका, देखिए फॉर्मूला आपका ये था, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन आपका वाई स्क्वायर। आपका यही मेथड था, देख लीजिए ऊपर फॉर्मूला भी फिर से दिखा देता हूँ आपको, यही देखिए यही तरीका है। तो सबसे बात है, जो स्मॉल एक्स मैंने क्या बोला था आपका x माइनस एक्स बार है, फिर y इक्वल टू वाई माइनस वाई बार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले में चाहिए क्या। आप सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चाहिए आप निकालते जाइए। अब हमें ये देखो x चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमने x माइनस एक्स बार करके निकाल लिया। y चाहिए था, स्मॉल y चाहिए था, हमने y माइनस वाई बार करके निकाल लिया। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ आप निकालते जाइए। हमें एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो देखो सबसे पहले स्मॉल x चाहिए था, वो निकाल लिया। फिर एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो निकाल लिया। y के साथ भी ऐसा किया, स्मॉल y चाहिए था, वो निकाल लिया। फिर वाई स्क्वायर, उसका डेविएशन बेसिकली उसका जो स्क्वायर डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया, है ना। और हमें इस मेथड में एक्स वाई भी चाहिए, है ना। देखो समेशन ऊपर एक्स वाई, देखो ये देखो समेशन एक्स वाई भी चाहिए, तो इसलिए हमने x और y को भी मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, ये वाली, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 5 10, मतलब बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू -1, तो ये इसका भी समेशन निकालेंगे। तो जब आपकी, अब देखिए सब वैल्यूज आ गई, समेशन एक्स वाई ये है आपकी,
समेशन एक्स स्क्वायर आपकी ये है और समेशन वाई स्क्वायर आपकी क्या है, ये है। तो सिंपल इसको इस मेथड में रख लिया, आपकी वैल्यू आ गई। देखिए आर क्या आई है, प्लस 0.948। देखिए 1 के कितना क्लोज है, सबसे पहले तो पॉजिटिव है क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो आपको पता लग गया तो पॉजिटिव है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसकी डिग्री हाई है, लो है, मॉडरेट है। देखिए ये 1 के बहुत क्लोज है, आप देख लीजिए 0.948 1 के बहुत क्लोज है ना। कुछ ही आप इसमें अगर आप नंबर्स या स्मॉल अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बहुत ज़्यादा आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है। मतलब एक्स में अगर चेंज आता है तो वाई में भी अच्छे से दबा के चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। चलिए अब है शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट नाम का शॉर्टकट है लेकिन है बहुत बड़ा, लेकिन आपको मेथड का नाम है शॉर्टकट, तो आप यही याद रखेंगे शॉर्टकट। इसमें क्या होता है, आपने प्रॉपर मीन निकाला है ना, आपने प्रॉपर मीन निकाला। इसमें देखो प्रॉपर मीन निकाला, इस सबको प्लस किया और इसका नंबर ऑफ टर्म्स इससे डिवाइड किया जो कि आपके 7 थे, है ना। तो जो प्रॉपर मीन का जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया, जो आप यूज़ करते हैं, प्रॉपर मीन निकाला। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आप क्या करते हो, जो मीन है एज्यूम कर लेते हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले इसका ये मेथड है, थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल। आपको बस बेसिकली अगर ये याद रह गया एग्जाम में तो बाकी बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा अभी, आपको क्लियर हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे देख लीजिए 20, 19, 18, 17, 16, 15 और क्वांटिटी डिमांड है 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या माना था, एज्यूम। इसमें क्या शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट हम तभी यूज़ करेंगे जब आप एज्यूम करके ले रहे हो। हमने देखो इसमें मीन निकाला नहीं, हमने मीन एज्यूम किया। मैंने क्या बोला था, इसमें मीन आप एज्यूम करेंगे। हमने सिंपली एज्यूम कर लिया कि 18 मीन है। हमने अगर निकाला होता, प्रॉपर निकाला होता मेथड यूज़ करके 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 डिवाइड बाय 6, तब आप ऊपर वाला मेथड यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप मीन प्रॉपर निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला यूज़ करेंगे, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। मतलब शॉर्टकट मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब आप मीन एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमने मीन इसमें देखो 18 एज्यूम किया। उसके बाद सिंपल आपने देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब डेविएशन निकालेंगे वैसे ही। ओके, 20 - 18, 19 - 18, मतलब एक एक करके इसको सेम टू सेम वही तरीका है, बस इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, उसमें आपको उसका नाम, उसका स्मॉल एक्स था, इसमें dx कर दिया है क्योंकि मेथड अलग है। ठीक है, फिर इसका सेम चीज़ आपने स्क्वायर किया, फिर वही से इसका जो टोटल कर दिया, इसका भी टोटल करेंगे क्योंकि इसमें तीनों का टोटल चाहिए, क्योंकि आपके मेथड में ही जो फॉर्मूला है उसमें ही आपके तीनों का टोटल चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए डेविएशन, यही y के साथ सेम चेंज करेंगे। इसका जो एज्यूम्ड मीन, इन्होंने देखो एज्यूम्ड मीन है, इसमें 6 माना है। ऊपर वाले में इन्होंने प्रॉपर मीन निकाला था। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें जो था आपका प्रॉपर मीन निकाला गया था, आप देख रहे हैं, देखो प्रॉपर मीन निकाला था। देखो उन्होंने वाई बार करके, मतलब वाई बार आपको प्रॉपर निकाला था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने सिर्फ एज्यूम कर लिया है। तो अगर आप एज्यूम करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वही सिंपल चीज़, वो सब चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल इस मेथड में आप इसे रख देंगे। ठीक है, आई होप आप आराम से आप 11th क्लास में आ गए हो, ये तो आप कर ही लेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आंसर देखो क्या आ रहा है, आर आपका आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो सबसे पहले ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, इसकी डिग्री कैसी है, मतलब हाई है, मॉडरेट है या लो है, तो 0.99 है। तो आप देख सकते हैं 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये क्या है, इसकी जो डिग्री है बहुत हाई है। ठीक है, तो इसे साफ साफ लिखा है, तो इसकी डिग्री जो है बहुत हाई है क्योंकि -1 के क्लोज है। अब मेरिट्स डीमेरिट्स आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, एग्जैक्ट मेजर बताता है, बहुत सिंपल है, नॉलेज अच्छी नॉलेज बता देता है डायरेक्शन का। दूसरी बात है लीनियरिटी है, एजम्पशन है। दूसरी बात है अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, और टीडीएस टू कैलकुलेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके जो डीमेरिट्स है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए आप स्पीयरमैन रैंक कॉफिशिएंट। ओके, स्पीयरमैन रैंक कॉफिशिएंट। ठीक है, ओके, व्हाट इज स्पीयरमैन रैंक कॉफिशिएंट। अब लास्ट वाला टॉपिक हम कवर कर लेंगे फटाफट। ये मेथड दिया था आपके कार्ल पियर्सन ने, इसलिए इसे कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन बोला जाता है। अब ऊपर वाले में क्या दिक्कत थी, ऊपर वाले में आपका जो ऊपर वाला मेथड था, ठीक है, आपका ऊपर वाला मेथड था, वो क्या करता था, ईजी तो है, मतलब ईजी कहने का मतलब है आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको मैथमेटिकली वैल्यू दी हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको जो रिलेशन निकालना है, जैसे ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैथमेटिकली आप डिनोट नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एबिलिटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को तो हम नंबर वाइज तो जो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस केस में कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, फिर उसका सोल्यूशन आपका
आपका जो है कार्ल पियर्सन ने बताया, उसका मेथड कार्ल पियर्सन ने बताया। तो ऊपर वाला मेथड देखिए क्या शो करता है, ऊपर वाला मेथड जो है आपका शो करता है नंबर, जब प्रॉपर आपको जो क्वांटिटी के टर्म्स में नंबर के फॉर्म में जो प्रॉपर, जैसे हाइट हो गया नाप सकते हैं, वेट हो गया नाप सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप नाप नहीं सकते जैसे हाइट, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, ब्रेवरी, उस केस में आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे भैया आपका कार्ल पियर्सन का मेथड। चलिए कार्ल पियर्सन के बारे और पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। अब आ जाइए सीधा इसका फॉर्मूले पे। इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए दो तरीके होते हैं इसमें, एक तो होता है जब रैंक दी होती है आपको, और दूसरा केस होता है जब रैंक नॉट गिवन। ओके, जो रैंक होती है आपकी नॉट गिवन, ओके, रैंक गिवन एंड रैंक नॉट गिवन, इसमें आर जो है आपकी नहीं दी होती एक केस में, और एक केस में रैंक दी होती है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम जब रैंक गिवन है, ठीक है। तो मेथड तो फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट यही है दोनों में, लेकिन आपका क्या है, जब रैंक आपकी जब गिवन है तब क्या आप कैसे यूज़ करेंगे। देखिए इसमें रैंक गिवन है, मान लो 2 जज है, उन्होंने क्या एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने क्या किया, जजमेंट दी अपनी, और उन्होंने क्या किया, जो पहला जज था उसे जो फर्स्ट कंटेस्टेंट था उसने उसे फर्स्ट नंबर दिया, फोर्थ वाले को दूसरे नंबर पे रखा, 8th में, तो इन्होंने रैंकिंग कर दी। देखो ना, ब्यूटी जो कॉन्टेस्टेंट थे उनको जो रैंकिंग दे दी, और सेकंड जज के हिसाब से जो फोर्थ वाला था वो बढ़िया था, 8th वाला सेकंड पे था, तो इसकी रैंकिंग देखो। तो इन्होंने देखो ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला मत भूलिएगा, 1 - 6 समेशन d² n³ - n। तो देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये है आपका रैंकिंग ऑफ जज 1। तो ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, ये भी क्वेश्चन में दे रखी है। सिंपल आप निकालेंगे डी जो है आपका, दैट इज R1 - R2, इन दोनों की माइनस करेंगे। देखो 1 - 4 - 3, 4 - 8 - 4, 8 - 7 1, 9 - 5 4, 6 - 3 - 3। तो सिंपल आपने डी मिल गया आपको, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें इस मेथड में समेशन d² चाहिए, और इसका समेशन कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका समेशन कर दिया, और इसका n तो आपको पता है कितने, टोटल 10 हैं कंटेस्टेंट्स। फिर आप सिंपली इस फॉर्मूले को आपने इसमें रख देना है, आपका क्या आ जाएगा, देखो r कितना है आपका 0.43। अब 0.43 देखो क्या है, क्या शो कर रहा है कि आपका जो मतलब पॉजिटिव है, मतलब दोनों जजों का जो आपका रिजल्ट है, दोनों जजों की जजमेंट लगभग मतलब एक ही डायरेक्शन में थी, मतलब जो लगभग सेम फील कर रहे थे, लेकिन उतना भी फील नहीं कर रहे थे। मतलब अगर ये 1 के क्लोज हो जाती ना, +1, मतलब दोनों की जजमेंट बहुत मतलब एक मानी जाती है ना। तो लेकिन अब इसमें क्या है 0.43 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 0 के क्लोज है, मॉडरेट आप कह सकते हो। तो ये आपका है मॉडरेट कोरिलेशन। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब दूसरा केस है, मान लीजिए जब आपकी रैंक नहीं दी होती, मान लीजिए देखो इसमें मार्क्स दे रखे, इसमें रैंक नहीं दी गई, इसमें रैंक बस मार्क्स दे दिए गए हैं कि मार्क्स इन परसेंटेज, मार्क इन स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज मार्क्स इन अकाउंटेंसी। इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आप खुद से रैंक दे देंगे। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत, और रैंक देने में तो बच्चे वैसे ही तेज होते हैं, तो सिंपल सी बात है। देखिए अब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, 85, उसे 1 दे दिया, फिर 82 है, तो ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब आपको नंबर के जो नंबर बड़ा है उसको ऊंची रैंक देनी है। तो 85 सबसे बड़ा था, उसे फर्स्ट रैंक दे दिया आपने। फिर आपने जो 50 है वो आपका सबसे छोटा था, उसे 7th रैंक दे दी। ऐसी इसमें भी है, जो सबसे बड़ा है 90, उसे फर्स्ट रैंक, 82 सेकंड रैंक, फिर आपका जो 80 था उसे 3rd रैंक। ठीक है, तो आपने क्या किया, रैंक दे दी है ना, जो जितना बड़ा था उस हिसाब से रैंक दे दी, बस इतना ही चेंज था, बाद में बाकी सारे स्टेप आपके सेम है, मेथड भी वही है। क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें देखो ऊपर वाले में रैंक दी थी और इसमें आपकी रैंक नहीं दी गई। ठीक है, मेथड सेम है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि रैंक इक्वल हो जाती है, आपकी रैंक इक्वल हो जाती है ना, उस केस में क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, इसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, सीधा आपको एग्जांपल से समझा। अब इसमें हुआ क्या, देखो आप ये देख लीजिए, अब इसमें आप जब रैंक देने लगे इसमें, तो सबसे पहले आपने 24 को 1 रैंक दे दी, चलो बहुत अच्छा किया, है ना। 22 को आपने 2 रैंक दे दी। अब लेकिन 20 और 22 आ गए, तो दोनों को 3 रैंक नहीं दे सकते आप। हम क्या करेंगे, देखो कौन से नंबर पे आया, ये 3rd नंबर पे आया, 3rd नंबर की रैंक थी ना, तो 3rd + 4 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप, दैट आ जाएगा 3.5। मेरी बात समझ में आ रहे हैं। देखो जो पहला था वो तो 24 रैंक थी, ये 22। अब दिक्कत आई हमारी 3rd रैंक पे, 3rd रैंक पे सेम हो रहे हैं, तो 3rd रैंक और जो उससे अगली रैंक है जो कि 4th, इन दोनों का मीन ले लेंगे हम, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, जो कि आ गया 3.5। तो 3.5 आपका ये आ गया, उन दोनों को हम 3.5 देंगे रैंक। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि उन दोनों को 3 नहीं देंगे, उसके जो जिस रैंक पे आ रहा है और उसमें एक और रैंक ऐड करके, मतलब उसकी अगली रैंक ऐड करके, दोनों को प्लस करके उसका मीन निकाल देंगे, जो कि आपका 3.5 आया। अब वाई में भी चेक कर लो, देखो वाई में भी देखो, जो फर्स्ट पे था 24 था, 22 सेकेंड,
ठीक है, 21 3, अब 24, अब आपका 9, देखो 9 और 9 सेम हो गए, फिफ्थ रैंक पे सेम हो गए, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ प्लस 6 डिवाइड बाई 2, आपका कितना आ गया 11, 11 प्लस डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5.5, ठीक है। अब तो 5.5 आपने दोनों को दे दिया। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद सेम चीज़ आप करेंगे, D1 D निकालेंगे आप, R माइनस इन दोनों की रैंक को माइनस कर देंगे और उसका D² निकाल लेंगे। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा अलग लगाएंगे आप। फॉर्मूला देखिए ये क्या है आपका, M क्या है, M क्या हो रहा है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। देखिए कितनी बार आपने, देखिए इस क्वेश्चन में देखो कितनी बार रैंक रिपीट हुई। एक तो इस सीरीज में कितनी बार, एक बार, मतलब कितने नंबर की रिपीट हुई, मतलब बेसिकली कितने नंबर रिपीट हुए, एक नंबर इसका रिपीट हुआ और आपका एक नंबर इसका रिपीट हुआ, तो टोटल आपके कितने, 2 नंबर रिपीट हुए। तो आपका M देखिए, तो ये जो आपके मेथड है ना, ये आपके दो यूज़ करेंगे। अगर ये 3 रिपीट हुए होते तो आप एक बार फिर से 1/12 M³ - M लिखते। मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए ये जो आपका है ना, क्योंकि नीचे देखिए, आप मैं आपको समझाता हूँ, ये शायद गलत वो हो गया, आई एम सॉरी। देखिए इस केस में ना आपका, मैं थोड़ा सॉरी, इसमें जो आपका प्रॉपर मेरा एक पेज लेफ्ट आउट हो गया। इस केस में ना 3 आपकी वो हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें जो आपका मेथड होगा ना, देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वहाँ पे ये इसमें एक चीज़ और, एक बार और 1/12 आपका यहाँ पे ना ऊपर न्यूमरेटर में ये एक बार और ऐड हुआ होगा, देखना है ना। तो जितनी बार, जितने नंबर आपके जितनी बार रिपीट होते हैं, देखो 2 नंबर रिपीट हुए हैं आपके, है ना। देखिए ऊपर वाले में कितने नंबर रिपीट हुए हैं आपके, 2 ही तो हुए हैं। एक 20 रिपीट हुआ है, और आपका 9 रिपीट हुआ है, टोटल तो 2 ही हुए हैं। तो आपके इसलिए कितनी बार आएंगे, ये जो है आपके M, ये आपके 2 बार आएंगे। अच्छा ये 3 नंबर रिपीट हुए थे तो 3 आते, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। देखिए M क्या है, क्योंकि कितनी बार रिपीट हुए हैं, 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो कितने, वो दोनों नंबर कितनी बार रिपीट हुए हैं, देखिए 2 बार ही तो रिपीट हुए हैं, इसलिए M की जगह पे आपका कितना आ गया 2। ये तो M की वैल्यू तो 2 आ गई, है ना। और ये कितनी बार लिखेंगे आप, M³ - M, ये डिपेंड करेगा आपकी ये कितनी बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 2 नंबर रिपीट हुए हैं, तो मतलब आपको ये 2 बार लिखना है, ये जो है ना ये 2 बार लिखना है, ठीक है। अच्छा अब M की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, कितने टाइम रिपीट हुए, 2 टाइम्स। अगर मान लो कि ये 2 नंबर ही होते, नंबर 2 ही हैं, है ना, तो ये तो आपका 2 ही आता, ये ऐसे ही आता। मान लो वो 3 बार रिपीट हुए होते तो M क्या आ जाता, फिर 3 आता। मेरी बात समझ में आ गई कि कितने नंबर रिपीट हुए हैं, कितने नंबर रिपीट हुए हैं, वो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है आपकी, ये होंगे, उतने M³ - M होंगे, मतलब 1/12 M³ - M होंगे। अच्छा M क्या होगा कि कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो, समझ में आ रहा है मेरी बात। अभी इसमें जब आप एग्जांपल देखेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे ना पूछ सकते हैं, masi_विशाल, तो ये मेरा वो है इंस्टाग्राम, वो है आईडी। आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ में नहीं आया। वैसे आप एक बार इसे पढ़ेंगे समझेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आपको 2 चीज़ें समझनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए आपका एक तो M की वैल्यू होती है, ठीक है, और एक आपको होता है ये जो होता है M³ - M फॉर्मूले में। तो मान लीजिए आपके अगर कितने, मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 नंबर रिपीट हुए, वो उतने आपके ये आ जाएंगे 1/12। सो 1/12 M³ - M, जो भी आपका मेथड है उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। अच्छा ये M की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये इसमें देखिए 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, है ना। अगर ये मान लीजिए 20 एक और रैंक आ जाती तब आपका 3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये इस चीज़ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ये गलत आपका पेस्ट हो गया, लॉरेंस का भी इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क मी द doubts on the Instagram, and it's quite long video, so I'm sorry for that. I hope it is very clear. So thank you so much. God bless you.